नमस्कार, मैं सत्येंद्र प्रताप सिंह। आप देख रहे हैं डिजिटल खबरीलाल का पर्दे के पीछे। आज हम बात करेंगे प्रशांत किशोर की। प्रशांत किशोर के बारे में 2021 से यह सवाल बार बार पूछा जाता है कि वह बंगाल विधानसभा चुनाव 2021 में टीएमसी से कितना रुपया लिए थे। लोग इसको लेकर कयासबाजी और अटकलें लगातार जारी हैं कि आखिर तृणमूल कांग्रेस पार्टी ने चुनाव रणनीतिकार प्रशांत किशोर को कितना रुपया दी थी। कोई 100 करोड़ कहता है तो कोई इस आंकड़े को 500 करोड़ तक भी ले जाता है, लेकिन आज तक यह पता नहीं चला कि आखिर प्रशांत किशोर को 2021 के विधानसभा चुनाव में तृणमूल कांग्रेस ने कितना रुपया दी थी चुनाव प्रबंधन के लिए। खैर, यदि हम प्रशांत किशोर के हालिया बयान को, जो कि बिहार में जो 4 सीटों पर विधानसभा सीटों के उपचुनाव हो रहे हैं, वहां उन्होंने बेलागंज में उपचुनाव के प्रचार के दौरान जो कुछ भी कहा, उसे कुछ तो अंदाजा मिला। उन्होंने कहा कि जब मैं चुनावी रणनीतिकार था तो किसी भी पार्टी या नेता को सिर्फ एक बार सलाह देने के लिए कम से कम 100 करोड़ रुपए लिया करता था। यानी यह तो पता चल गया कि उन्होंने कम से कम 100 करोड़ रुपए उन्होंने जरूर टीएमसी से लिए होंगे, लेकिन यह सही फिगर अभी भी नहीं है। वो यहाँ तक भी कहते हैं कि 10 राज्यों में मेरी बनाई हुई सरकार है जो अभी भी चल रही है, और हर सरकार को बनवाने में जो मेरी भूमिका थी, उसके लिए जो मेरी चुनावी रणनीतिकार की तरह जो भूमिका में निभा रहा था, उसके तहत मैं 100 करोड़ से ज़्यादा लिया करता था। यानी उन्होंने ज़्यादा शब्द का भी वहाँ इस्तेमाल किया है। और ये दरअसल वो बताने का इनका पीछे मकसद यह था कि जन स्वराज पार्टी के गठन के पहले से ही यह सवाल उठ रहा था कि आखिर बिहार में प्रशांत किशोर इतना रुपया जो खर्च कर रहे हैं, ये रुपया आखिर आ कहाँ से रहा है, और प्रशांत किशोर के पास कितने रुपए हैं जो आखिर ये खर्च कर रहे हैं, या कोई बाहरी शक्ति या कोई बाहरी दल इनको मदद कर रहा है जो इतने रुपये खर्च कर रहे हैं। तो प्रशांत किशोर ने इसी के जवाब देते हुए कहा कि हमको इतना कमज़ोर समझ रहे हो आप। बिहार के जितना में किसी ने भी नहीं सुना होगा उतना रुपया मैं कमाता था, और एक चुनाव में एक बार सलाह देने के लिए मैं 100 करोड़ से भी ज़्यादा लेता हूँ। इसलिए आप मेरे आमदनी का और रुपये का अंदाज़ा नहीं लगा सकते। और वो यहाँ भी कहते हैं कि हम 2 साल तक टेंट और तंबू लगा सकते हैं तो भी मेरे पास पैसे की कमी नहीं होगी, और जब पैसे की कमी होगी तो सिर्फ एक चुनाव के लिए जाकर मैं वो रुपये एक दिन में वसूल लूँगा। यानी, और वो कहते हैं कि 10 राज्यों में उनकी सरकार बनवाएं, तो अगर हम 100 करोड़ को ही अगर 10 राज्यों के हिसाब से देखें तो 1000 करोड़ तो ऐसे ही हो जाता है। हालांकि ये रकम और भी ज़्यादा होगा। लेकिन सवाल यह है कि चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर जो 2021 के विधानसभा चुनाव में तृणमूल कांग्रेस के साथ थे, और उन्होंने सफलता भी दिलाई थी, और उस वक्त उन्होंने कहा था कि तृणमूल कांग्रेस 200 प्लस सीट ले जाएगी, ले भी गई। उन्होंने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी को 100 सीट भी नहीं मिलेगी, 100 सीट नहीं मिली। यह तो सच है कि उन्होंने चुनावी रणनीतिकार के हैसियत से जो भी काम किया या जो भी बयान दिया वो सच साबित हुआ। लेकिन जहाँ तक सवाल पैसे का है, वो आज भी कयासबाजी जारी है और आगे भी शायद जारी रहेगी। हालांकि उन्होंने 100 करोड़ तक तो कबूल लिया है, लेकिन उसके ऊपर की सीमा क्या थी, एग्जैक्ट फिगर अभी तक किसी को नहीं पता है। लेकिन जब वो यह कहते हैं कि मैं तंबू और टेंट 2 साल तक लगा सकता हूँ, और जब पैसे की कमी होगी तो सिर्फ एक बार जाकर मैं किसी भी राज्य में प्रचार करके एक दिन में उतने रुपए कमा सकता हूँ, इस पर एक सवालिया निशान है। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर पहली बार सक्रिय राजनीति में नहीं आए। चुनावी रणनीतिकार इसके पहले भी राजनीति में आए थे। 2016 में जनता दल यूनाइटेड के नीतीश कुमार ने इनको पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया था, और साल भर के करीब ये राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रहे भी थे। और उस वक्त उनकी वही हैसियत थी जो किसी समय जदयू के आरसीपी सिंह की थी या आज के तारीख में संजय झा की है। और आरसीपी सिंह किस हैसियत में थे और आज किस हैसियत में हैं, यह भी लोग देख रहे हैं। इसलिए प्रशांत किशोर की राजनीतिक पारी का अंदाजा लोगों को है कि 1 साल में उन्होंने क्या किया
पार्टी के लिए क्या किया और अपने शत्रु कितना खड़ा किए थे उस पार्टी में, वो सबने देखा। आखिरकार उन्हें पार्टी से निकाल दिया गया था। और जहां तक अब का सवाल है, तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बिहार में 4 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहा है। बेलागंज, इमामगंज, तरारी और रामगढ़, इन 4 सीटों पे उपचुनाव हो रहा है। इन चारों सीटों पे भी प्रशांत किशोर ने अपने उम्मीदवार दिए हैं। यानी 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव के पहले इनका चुनावी टेस्ट यहाँ भी हो जाएगा। लेकिन अगर हम इस चुनाव को ही देखें तो हम कह सकते हैं कि प्रथम ग्रासी के मक्षिका पाता। यानी इन्होंने तरारी से लेफ्टिनेंट जनरल एसके सिंह, श्री किशन सिंह को अपना पहले उम्मीदवार बनाया था। श्री किशन सिंह वैसे बिहार के तरारी के ही रहने वाले हैं, लेकिन बिहार के किसी भी क्षेत्र में या पूरे बिहार में मतदाता सूची में उनका नाम नहीं है। दरअसल वो एनसीआर के नोएडा में रहते हैं और नोएडा के ही मतदाता हैं। ऐसे में उनका नामांकन पत्र दाखिल करने का सवाल ही नहीं उठता था। अब सवाल यह उठता है कि इतने बड़े चुनावी रणनीतिकार जो हर कुछ की जानकारी रखते हैं, उन्हें यह भी नहीं पता था कि श्री कृष्ण सिंह बिहार के मतदाता ही नहीं है बल्कि नोएडा के मतदाता हैं। खैर, आखिरी वक्त पर उन्होंने उम्मीदवार बदल दिया और नए उम्मीदवार को दिया। दूसरा धक्का उन्हें बेलागंज में लगा, दूसरी विधानसभा सीट में, जहां उन्होंने प्रोफेसर खिलाफत हुसैन को अपना उम्मीदवार बनाया। और बेलागंज जो सीट है, यहाँ MY फैक्टर बहुत काम करता है, मुस्लिम और यादव। और उम्मीदवारी के घोषणा के 2 दिन बाद प्रोफेसर खिलाफत हुसैन ने चुनाव लड़ने से मना कर दिया। यानी इनको दूसरी धक्का वहां लगा और उन्हें भी यहाँ दूसरा उम्मीदवार देना पड़ा। यानी 4 सीटों में 2 पे इनको धक्का पहले ही लग चुका है। और अभी तक जो सूत्र बता रहे हैं या मेरे मीडिया के मित्रों से मुझे जो जानकारी मिल रही है, चारों सीटों पर ऐसा नहीं लगता कि कोई भी शायद ये एक सीट जीत पाए। हो सकता है कि कुछ सीटों पे चुनावी लड़ाई में दिखाई दें, लेकिन जहां तक जीत का सवाल है फिलहाल दिखाई नहीं दे रहा है। वैसे 23 नवंबर को जब परिणाम आएगा तो पता चलेगा कि ये कितने सफल रहे। लेकिन फिर हम उस बात पर लौटेंगे जब वो कहते हैं कि मैं फिर चुनावी रणनीतिकार के हैसियत से जाकर उतना रुपया ले आऊंगा, इसलिए मुझे कोई कुछ उतना छोटा न समझे, मैं बहुत बड़ी हैसियत रखता हूं। तो सवाल यह है कि जब चुनावी राजनीति में जब आप स्वयं पीट जाएंगे, यानी यदि आप 4 सीट के जो उपचुनाव हो रहे हैं उसमें 4-0 से अगर आप पिछड़ गए, तो भविष्य में कोई आपको कोई चुनावी रणनीतिकार बनाएगा क्या? फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं इसी समय पर्दे के पीछे।